बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन का जो सब्जेक्ट है CT 334 थर्ड ईयर सिविल टेक्नोलॉजी DAE उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो पेपर B है इरिगेशन से रिलेटेड है और इरिगेशन के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उससे रिलेटेड है, तो उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम इरिगेशन के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कि इरिगेशन होता क्या है। इरिगेशन बेसिकली ये एक टर्म है, ये एक साइंस है या इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि मसनूई तरीके से फसलों को पानी देने का इंतज़ाम मुहैया करते हैं। इरिगेशन की अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये होगी कि इरिगेशन इज़ द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड इन अकॉर्डेंस विद द क्रॉप रिक्वायरमेंट। मतलब कि क्रॉप्स फसलों की ज़रूरत के मुताबिक उनको पानी मसनूई तरीके से मुहैया करना। जिस तरह हमारे पाकिस्तान का निज़ाम तो हम सबको पता है कि ये मसनूई तरीक़ाकार जो है जो यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए, दुनिया का बेहतरीन निज़ामों में से एक निज़ाम है। तो ये जो नहरी निज़ाम है पाकिस्तान का, ये दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक बेहतरीन निज़ाम कंसिडर किया जाता है। तो अगर इसको ही अगर हम अपने कॉन्सेप्ट में ला के इसी को सामने रख के इसको डिस्कस करें इस सब्जेक्ट को, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी हमने ये डेफिनेशन देखी कि मसनूई तरीके से फसलों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक पानी देना, ये इरिगेशन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं वो है नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, कब पेश आती है, हमें ये देखना है। तो ऐसे इलाके, इसमें 3 पॉइंट्स को हम वो डिस्कस करेंगे, जिसमें ये 3 पॉइंट्स वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये 3 पॉइंट्स कि सालाना बारिश की हम वैसे ज़िक्र सुनते भी रहते हैं कि सालाना बारिश औसत किसी इलाके में जनाब 100 सेंटीमीटर होती है या इससे ज़्यादा होती है, कुछ में 50 या उससे ज़्यादा होती है, कुछ में 25 या मोर देन 25, 50 अप टू 50 सेंटीमीटर तक होती है। तो ऐसे इलाके, वो एरियाज़ जिनमें 100 सेंटीमीटर और अबव जो सालाना रेन की जो है वो क्वांटिटी है, तो उन एरियाज़ में आपको मसनूई इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे पौधों की ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो है अवेलेबल होता है, उनको मिलता रहता है, तो आपकी फसलें तैयार होती रहती हैं। लेकिन वो एरियाज़ जिनमें 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर तक सालाना बारिश होती है, उन एरियाज़ में भी फसलें उग सकती हैं, अच्छी फसलें भी उग सकती हैं। नकद आवर फसलें जिनको हम कहते हैं, कैश क्रॉप्स फसलें जिनको कहते हैं, जिस तरह कपास है, इसके अलावा गन्ना है, चावल है, ये फसलें उग सकती हैं। लेकिन मसला ये होता है कि अगर खुदा न खासा फसल की तैयारी के पीरियड में एंड ऑफ ड्यूरेशन जो है, जब उसके ऊपर फल लग रहा होता है, उस वक़्त अगर खुदा न खासा बारिश नहीं होती तो उस वक़्त प्रोडक्शन वो इफ़ेक्ट होती है, उसकी पैदावार जो है वो कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए आपको वहाँ पे मसनूई इरिगेशन का सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। और थर्ड वन जो एरिया है वो ये है कि 25 to 50 cm या सेंटीमीटर सालाना बारिश जिन एरियाज़ में होती है, वहाँ पे मसनूई इरिगेशन के अलावा फसलें काश्त नहीं हो सकती। तो अभी ये जो नेसेसिटी की बात हो रही है कि ज़रूरत क्यों होती है, मतलब वो एरियाज़ जहाँ पे सालाना बारिश फसलों की ज़रूरत के मुताबिक नहीं होती, उनमें आपको लाजिमन ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वहाँ पे चैनल्स ऐसे बनाने पड़ेंगे कि जहाँ जिन एरियाज़ पे ज़्यादा बारिश होती है, जिन एरियाज़ में वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वहाँ से पानी को रिसीव करके उन एरियाज़ को प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वाटर बारिश कम होती है, सालाना बारिश कम हो रही है। तो हम इस टॉपिक पे हैं स्टेट नेसेसिटी एंड स्कोप ऑफ इरिगेशन। नेसेसिटी की तो बात हो चुकी है, जहाँ तक ताल्लुक नेसेसिटी का है कि किन किन एरियाज़ में बारिश कितनी होगी तो कहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
तो जहाँ तक ताल्लुक़ है स्कोप का, स्कोप ऑफ इरीगेशन, अगर इसका स्कोप देखा जाए तो खुराक का स्कोप आप सबको पता है, खुराक के बगैर बनी नौ इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। जब खुराक के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो खुराक कहाँ से पैदा होती है? फसलों से। फसलें पानी के बगैर उनकी एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं है। और पानी किस तरह दिया जाएगा वो आप आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम के थ्रू देंगे। तो आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम को अगर देखा जाए तो उसका स्कोप किसके साथ रिलेट करता है? वो आपके साथ रिलेट करता है आपकी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। तो अगर सिविल इंजीनियर ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, सपोज आपका जो वाटर स्टोर हुए रिजर्वायर्स हैं, अगर वहाँ से जिस तरह आपके ग्लेशियर्स पिघलते हैं गर्मियों में और वो पिघल के पानी दरिया में आता है, दरिया समंदर में जाता है, तो वो ज़ाया हो रहा है। अगर उसी पानी को यूज़ करने के लिए ये इंजीनियर्स क्या करते हैं, उनके रास्ते में क्या कर लेते हैं, डैम बना देते हैं, दीवारें बनाते हैं, रिजर्वायर बना लेते हैं, उनको बोलते हैं डैम या रिजर्वायर या स्टोरेज टैंक्स। तो ये इसके स्कोप को आगे फर्दर इसी बिहाफ पे हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक ताल्लुक है तो उसमें देखा जाए तो इंजीनियरिंग में ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंजीनियर बनाते हैं। जिस तरह डैम बनाते हैं, डैम बनाने के बाद जब ये पानी दरियाओं में जा रहा होता है, उस दरिया में आगे आपने क्या करना होता है, एक वेयर या दीवार खड़ी करनी होती है उस वाटर को अपलिफ्ट करने के लिए। तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो बेसिक है जो डिवीजन्स आ गई, एक तो रिजर्वायर बना लिए, स्टोरेज टैंक बना लिए, दूसरा अपलिफ्टिंग कर ली। अपलिफ्टिंग किस मकसद के लिए करते हैं कि जिस एरिया से पानी गुजर रहा होता है दरिया में, उसका वाटर लेवल जो उसका लेवल है वो डाउन होता है नेचुरल सरफेस लेवल से, और हमें रिक्वायरमेंट है पानी की नेचुरल सरफेस लेवल से अप लेवल पे, ताकि पानी इसी वाटर को इरीगेशन सिस्टम के लिए यूज़ किया जा सके। तो हम क्या करेंगे, उसके रास्ते में एक दीवार बनाएंगे। वो दीवार जो है पानी के रास्ते में जब रुकावट पैदा करेगी तो वो वाटर लेवल अप होगा, अपलिफ्टिंग होगी। अपलिफ्टिंग के बाद क्या होगा, वो जो पानी पहले उस एरिए में इरिगेशन के लिए मुहैया नहीं था, अब क्या होगा, वो अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से हम चैनल्स निकाल के, नहरें निकाल के उन एरियाज़ को इरिगेट कर सकेंगे। और ये सारे स्ट्रक्चर कौन बनाता है, मतलब वेयर बनाना ये भी सिविल इंजीनियरिंग है, और उसके अलावा बैराज बनाना ये भी सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है, और उसके अलावा चैनल्स वगैरह बनाना, उनकी लेवलिंग करना, और उसके बाद राजबा बनाना और डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाना, ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्कोप था, एक और इसमें एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सिविल वाले, वो डाइवर्जन है, जिसको हम डाइवर्जन डैम भी बोलते हैं। डाइवर्जन क्या है, बेसिकली कि आपका पानी नेचुरल फ्लो के थ्रू जा रहा है, जो कि ज़ाया जा रहा है, आपको उस एरिया में पानी की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ से डायरेक्ट पानी समंदर में ज़ाया हो रहा है, या आपकी बाउंड्री से बाहर जा रहा है, सपोज इंडिया में जा रहा है, आप वहाँ से क्या करो, एक ऐसा दीवार बनाओ, एक ऐसे स्टॉपेज बनाओ जहाँ से पानी को हम स्टॉप करके उसको डाइवर्ट कर सकें, डाइवर्ट करके उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। जिस तरह आपका यहाँ पे काला पानी है देवसाई में, इसका पानी सारा जा रहा है किधर, इंडिया में। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर थोड़ी एफर्ट करके यहाँ से डाइवर्ट करके इसकी डायरेक्शन अस्तौर साइड पे ले आए, और यहाँ से ये सारा पानी किधर आ जाएगा, आपके पाकिस्तान में बजाय इंडिया में जाने के, तो इसके सामने जो रुकावट बनाएंगे उसको हम बोलेंगे डाइवर्जन डैम। डाइवर्ट करके वो सारे पानी को पाकिस्तान के लिए यूज़ किया जा सकता है। वहाँ पे आइडल पावर प्रोजेक्ट भी लग सकता है, वहाँ पे बिजली भी पैदा की जा सकती है। ये सारा काम जो है ये सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट, इसकी हमने स्कोप के हवाले से देखा कि ऑन द बिहाफ ऑफ इरिगेशन सिस्टम और एग्रीकल्चरल सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम के बिहाफ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो अगर उसी हवाले से देखा जाए तो इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स ये बनेंगे। पहला पॉइंट है मुख्तलिफ फसलों को एक बारी में दिए जाने वाले पानी की गहराई का तयन करना। ये इरिगेशन वाले क्या करते हैं कि जिस तरह चावल की फसल आपने काश्त की, आपने हर हफ्ते उसको 5 इंच तक पानी खड़ा करना है,
तो पूरे 3 महीनों में अगर ये क्रॉप, अगर उसका क्रॉप का ड्यूरेशन है तो 3 महीनों में कितना पानी इसको रिक्वायर्ड होगा, ये एस्टिमेट करना। उसके बाद मुनासिब वक्फों के बाद यकसा पानी की यकसा तकसीम, फिर वो कितने टाइम के बाद, कितने इंटरवल के बाद उसको रेगुलर पानी देना पड़ेगा। उसके बाद मुख्तलिफ सॉइल की आपाशी की सलाहियत मालूम करना, जिस तरह सॉइल की डिफरेंट टाइप्स हैं आपके सामने, क्ले है, सिल्ट है और सैंड है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हैं। इन 3 टाइप्स जो हैं इनकी एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। अब इन 3 किस्म की जो सॉइल हैं उसमें मुख्तलिफ पानी की आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। जिस तरह सैंड है, सैंड जो है वो पानी को ड्रेन आउट कर देती है, तो उसको ज़्यादा पानी सप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें अगर आपने चावल की फसल काश्त करनी है, अगर भल है तो उससे की निस्बत कम पानी देना पड़ेगा। अगर चिकनी मिट्टी है तो फिर इन दोनों की निस्बत कम पानी सप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस स्कोप में पढ़ी कि एक तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसका स्कोप पढ़ा और दूसरा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इरिगेशन। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, सबसे पहले हम मेरिट्स को देखेंगे। मेरिट्स मतलब इसके फ़ायदे, इसके बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या होंगे, मतलब जिस तरह हमने डिस्कस किया कि खुराक जो है टोटल इंसानों की इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहला तो बेनिफिट यही होगा कि इससे इंसानों को खुराक मिलती है, ठीक है। दूसरा, अगर देखा जाए यहाँ पे जो इन्होंने लिस्ट किया हुआ है, खुराक की पैदावार में इजाफा होता है, ये पहले ही लिखा हुआ है। दूसरा है नकद आवर फसलें यानी कि कैश क्रॉप्स की काश्त मुमकिन है। जैसे कपास है, उसको खाया तो नहीं जा सकता, बट इसको उगाने से आपको अच्छी खासी रकम मिलती है जिसको आप बेच के अर्निंग करते हो, ये कैश क्रॉप है। तंबाकू है, वो भी कैश क्रॉप में आ जाता है। तो इसी तरह ऐसी फसलें उगाने में मदद मिलती है जो कि कैश, जिस तरह पटसन है, ये भी कैश क्रॉप है, खाई तो नहीं जाती लेकिन चीज़ें ऐसी बनती हैं जिससे। अच्छा, फलदार दरख्त उगाए जा सकते हैं इरिगेशन सिस्टम के थ्रू। फलदार दरख्तों को उगाना मुमकिन होता है, जिस तरह फिर फल ये मुख्तलिफ एक्सपोर्ट के भी किए जा सकते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ती है। पीने के पानी, अगर नेक्स्ट इसका पॉइंट देखा जाएगा, चौथे नंबर पे पॉइंट है, पीने के लिए पानी मैसर आता है। इरिगेशन सिस्टम जहाँ से पानी सप्लाई अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो दरियाओं का पानी है या आपके ग्लेशियर का पानी है वो सप्लाई हो रहा है आपके पहाड़ी एरिया से लेके आपके मैदानी एरियाज तक। तो इससे ये भी मुमकिन हो गया कि आपका जो है पीने का पानी आपको मैसर होता है। जिस तरह कराची आपका है, कराची को पूरा पानी, ये नहरों का पानी सप्लाई किया जा रहा है। नहरी पानी को प्योरीफाई किया जाता है और आगे उनको घरों में सप्लाई कर दी जाती है। तो ये पीने का पानी भी मैसर होता है। 5वें नंबर पे है सैलाबों से बचाव मुमकिन होता है। अगर आपका यही दरिया का पानी, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, नहरों में डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, तो अगर बारिशें बहुत ज़्यादा आ जाएं तो क्या होगा, वही एक पानी का रेला जो है वो तबाही का सबब बनते हुए एक सैलाब की शक्ल में आपके उन इलाकों को जो उसके रास्ते में आएंगे उनको बहा के ले जाएगा। तो इससे नहरी निज़ाम बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि वही जो बहुत बड़ा रेला है वो डिवाइड हो जाता है नहरी सिस्टम में, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूट होते होते उसको चांस ही नहीं मिलता कि वो इतनी तबाही का वो मौजब बने। तो 6ठे नंबर पे है जी, काहत की सूरत हाल पैदा नहीं होती। डेफिनेटली जब बारिशें नहीं होंगी, अगर बाज़ बारिशें एक साल में नहीं होती, पुराने वक्तों में यही होता था कि जब फसलें सिर्फ उगाई जाती थी बारिश की बेस पे, तो अगर ये होता था कि एक पूरे साल में बारिश ही नहीं हुई तो उस साल में फसल ही नहीं उगती थी और वो इलाके पूरे कासाली में चले जाते थे, वहाँ पे फसल नहीं हुई, खुराक नहीं मिलेगी लोगों को, ठीक है। लेकिन इरिगेशन सिस्टम बनाने से हमें ये बेनिफिट होगा कि आपको वाटर रिजर्वायर से उन इलाकों तक पानी ले जाने में ये आप पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि आप रिजर्वायर से, बारिश अगर उन इलाकों में नहीं हो रही तो आप रिजर्वायर से पानी लोगे और इरिगेशन सिस्टम के थ्रू उनको सप्लाई कर दोगे, ठीक है। 7वें नंबर पे है, लोगों को रोज़गार के मौके मैसर आते हैं। डेफिनेटली जब इरिगेशन सिस्टम होगा तो इरिगेशन सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए, इस इरिगेशन सिस्टम को बनाने के लिए और उसके अलावा फसलें उगाने के लिए, उसके अलावा उन फसलों को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके मिलेंगे। मुल्क के अंदर जहाज़रानी को मुमकिन बनाया जा सकता है। ये पॉइंट हमारे मुल्क में तो अभी यूटिलाइज़ नहीं हुआ, बहरहाल ये यूरोप में इस्तेमाल हो रहा है। वो अपनी नहरों को उनके बेड्स पक्के करके
उसमें अपनी कश्तियाँ भी चला रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्ट का के लिए यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में भी नियर फ्यूचर अल्लाह करे ये चीज़ें यूज़ होना शुरू हो जाएँ तो इस काम के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। नाइन्थ है, मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिलता है। डेफिनेटली जब लोग खुशहाल होंगे, लोगों के पास खाने को कुछ होगा, लोगों के पास रोज़गार होगा, तो ज़ाहिर है मुल्क भी तरक्की करेगा। ज़राई रकबा की कदर व कीमत में इजाफा होता है। वो अगर आप यही देख लें, जो बंजर दास आपके पड़े हुए हैं, बंजर इलाके पड़े हुए हैं, उनकी कीमत, और वो एरियाज़ जहाँ से अच्छी खासी फसलें पैदा होती हैं, खुबानी के वो दरख्त लगे हुए हैं, अखरोट के दरख्त लगे हुए हैं, या चावल की फसल काश्त होती है, गन्ने की फसल काश्त होती है, तो उनकी कीमत में डेफिनेटली ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है, तो आप अपनी बंजर ज़मीनों को कल्टिवेटेड एरियाज़ में कन्वर्ट करके उनकी कीमतों में भी इजाफा कर सकते हो, वैल्यूज़ में इजाफा हो जाता है। सैर व सियाहत को फ़रोग़ मिलता है। अगर आपके इलाके में ग्रीनरी ज़्यादा होगी तो लोगों को वो अट्रैक्ट करेगी, लोग वहाँ पे सैर करने के लिए आएंगे। मछली की पैदावार और जंगली हयात में इजाफा होगा। यही इरिगेशन सिस्टम है जो कि पानी जब आपके पास होगा तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, बड़े बड़े पाउंड्स बना के, तालाब बना के वहाँ पे मछलियाँ भी उनकी पैदावार, उनकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और जंगली हयात में इजाफा होगा। डेफिनेटली दरख्त भी उगेंगे। दरख्त अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो जंगल की शक्ल इख्तियार करते हैं और उसके अंदर जंगली जानवर भी अपनी परवरिश को आगे बढ़ाएंगे। और नुकसानात को जहाँ तक देखा जाए तो डीमेरिट्स जो इसके हैं, वो जहाँ पे मेरिट्स बहुत ज़्यादा हैं तो डीमेरिट्स कहते हैं ना, वो जिस चीज़ का फ़ायदा होता है कोई ना कोई नुकसान भी होता है, लेकिन डीमेरिट्स मेरिट्स के मुकाबले में बहुत कम है। डीमेरिट कौन से है? पहला डीमेरिट ये है कि जिस इलाके में ज़ाहिर है पानी ज़्यादा होगा तो उसकी आबो हवा में नमी भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उस नमी की वजह से लोगों के फेफड़ों की बीमारियाँ, सांस का मसाइल ये होते हैं। दूसरे नंबर पे अभी आपने डेंगू के मसाइल देखे, पानी जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ पे डेंगू, ये मच्छर वगैरह ये भी प्रोडक्शन करते हैं, तो मच्छर उन एरियाज़ में ज़्यादा होंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे पानी जब आप इजाफी एक्सेसिव वाटर जो है वो अगर खड़ा रहेगा या एक एरिए से गुजर रहा है नहर की शक्ल में, दरिया की शक्ल में, चैनल की शक्ल में, तो साइड एरियाज़ में पानी सीपेज करेगा तो उसका वाटर टेबल अप होगा। क्या होगा? वाटर टेबल अप हो जाएगा। वाटर टेबल अप होने की वजह से वाटर लॉगिंग की एक वो ख़राबी है वो पैदा होती है, मतलब उस एरिए में सेम वो ख़त्म नहीं होगी। नमी ज़्यादा रहेगी, नमी ज़्यादा रहेगी तो उसकी वजह से पौधों की जड़ों को ये ऑक्सीजन या हवा नहीं मिलती है, जिस वजह से दरख्त और पौधे ख़राब होते हैं। ठीक है, ये तीन एक डीमेरिट्स हैं, लेकिन मेरिट्स जो हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। 12 मेरिट्स है, इससे ज़्यादा भी मेरिट्स आप बना सकते हैं। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स अभी हमने डिस्कस कर ली है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन को अगर डिस्कस करने की तरफ हम जाएं तो यहाँ पे दो इसकी टाइप्स आती हैं, बेसिक टाइप्स दो हैं। एक है ग्रेविटी इरिगेशन सिस्टम और दूसरा है लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। ग्रेविटी इरिगेशन सिस्टम जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये वो सिस्टम है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज़ किया जाता है कि हाइट से जो पानी आ रहा है उसको, उसकी हाइट को यूज़ करते हुए ये नेचुरल फ़्लो जो है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू उसी को यूज़ करते हुए पानी को आगे आप अपने इरिगेशन चैनल्स में लेके जाते हैं। ठीक है, तो आप स्लोप इस तरह की डिज़ाइन करते हैं जिस तरह आपके इस हिली एरिया में ये ग्लेशियर्स की बर्फ़ मेल्ट होती है, तो इसके मेल्ट होने के बाद ये मूव करती है दरिया की तरफ। तो दरिया में आपको कोई पंप नहीं लगाने पड़ते, ऑटोमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये ज़्यादा हाइट से डाउन की तरफ वाटर जा रहा है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू खुद ब खुद फ्लो करता जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज़ करते हुए हम आगे दरिया से पानी को निकालें, और नहरों को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें भी हम लेवल का इस तरह फ़र्क रखते हैं, स्लोप देते हैं। स्लोप इस तरह देते हैं कि पानी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही मूव करता जाता है। नहरों से जो हम वो निकालते हैं चैनल्स, उन चैनल्स को भी इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो फ्रॉम हेड टू टेल ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू आगे पानी को मूव करवाते हैं। जिस तरह अगर आपका ये दरिया है,
दरिया तो ऑटोमेटिकली कुदरती ही डिज़ाइन हुए हैं नेचुरली, दरियाओं को डिज़ाइन नहीं किया जाता, ठीक है। दरिया पहले से ही सदियों से इसी तरह ही बह रहे हैं, ठीक है। आप इसी पानी को उठाते हैं और आप अपने चैनल्स में या नहरों में आप ले जाते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ता है, वेयर बना के उसके रास्ते में पानी के लेवल को अप किया, पानी के लेवल को अप किया तो ये आपके कैनाल में पानी चला गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स, इस नहर से हम, ये बड़ी नहर से छोटी नहरें निकालते हैं, छोटी नहरों से राजबा वगैरह निकलते हैं, राजबा से आगे खाल वगैरह निकलते हैं जिसको खाल वगैरह बोलते हैं, या कोर्सेज, वाटर कोर्सेज भी इनको बोलते हैं, वाटर कोर्सेज। ये वाटर कोर्सेज जो हैं मज़ीद फर्दर खेतों को पानी जो है ना यहाँ से वाटर कोर्सेज से सप्लाई किया जाता है। अब ये टोटल सिस्टम जो है ये इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनके ऊपर एक्ट करती रहे और ये खुद ब खुद ही मूव करता रहे वाटर, इसको किसी पंप के थ्रू मूव ना करवाना पड़े, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम ग्रेविटी इरिगेशन सिस्टम में आता है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू मूव करके आपके खेतों में जाता है और आपकी फसलों को इरिगेट करता है, ठीक है। और दूसरा जो सिस्टम है हमारा वो कौन सा है, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। लिफ्ट इरिगेशन जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है कि जिस तरह मैदानी इलाकों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए ज़ेर ज़मीन जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर, उसको हम क्या करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। किसके थ्रू अपलिफ्ट करते हैं, ये मोटरें लगी होती हैं या पंप लगे होते हैं, इन पंपों के ज़रिए आप क्या करते हो, अपलिफ्ट करके तो आप खेतों को पानी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो ये अपलिफ्ट, ये लिफ्ट इरिगेशन इसी नाम से निकला, क्योंकि ये पानी को डाउन से अपलिफ्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद सरफेस पे लेके आते हैं। सरफेस पे जब लेके आते हैं तो फसलों को इरिगेट किया जाता है। दूसरा ये है कि हम अपने पानी जो हमारा सोर्सेज है, जिस तरह नदी का पानी है, अगर आपके पास किसी नदी में पानी स्टोर है तो ज़ाहिर है नदी का लेवल डाउन है और आपका नेचुरल सरफेस लेवल अप है, तो उस नदी से भी आपको पानी मोटरों या पंप्स के ज़रिए आपको पंप आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी लिफ्ट इरिगेशन आ जाएगी इसमें। ग्रेविटी इरिगेशन सिस्टम में फर्दर उन्होंने डिवीजन किया, रन ऑफ दरियाई स्कीम है इसमें, रन ऑफ रिवर स्कीम, और दूसरी है स्टोरेज स्कीम। रन ऑफ रिवर स्कीम क्या है कि ये ऑटोमेटिकली, जिस तरह रन ऑफ आपने पढ़ा होगा पब्लिक हेल्थ में भी, रन ऑफ क्या है कि किसी इलाके से जो बारिश का पानी पूरे इलाके से इकट्ठा होकर किसी एक जगह पे बह निकले, नदी नाले की शक्ल में बह निकले या दरिया की शक्ल में बह निकले, तो उस पूरे एरिए का वो जो नाला है वो रन ऑफ कहलाता है, ठीक है। तो ये रन ऑफ आपका दरिया, ये पूरे इलाके का रन ऑफ है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यही रन ऑफ फ्लो करता जाता है और डाउन चला जाता है, वहाँ से आप नहरें निकाल के पानी आगे अपने इरिगेशन सिस्टम को दे लेते हो, ठीक है। दूसरा है स्टोरेज स्कीम। स्टोरेज स्कीम क्या है कि मानसून के दिनों में जिस तरह बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और उस वक़्त आपकी फसलों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो सारा पानी यूज़ हो सके, तो उस एक्सेसिव वाटर को आप क्या करते हो, डैम्स वगैरह की शक्ल में स्टोर कर लेते हो, और जब जिन महीनों में बारिशें कम होती हैं उन महीनों में वहाँ से निकाल के प्रोवाइड कर लेते हो। जिस तरह आपके बलूचिस्तान में भी इस तरह के स्टोरेज टैंक बने हुए हैं कि बारिशों के दिनों में वो क्या करते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं, और अंडरग्राउंड वो जो नालियाँ बनी हुई हैं जिसको कारेज बोलते हैं, तो बाकी दिनों में वो क्या करते हैं, उन्हीं टैंक से पानी लेके उन कारेज के थ्रू इरिगेशन सिस्टम के लिए यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी सोर्सेज ऑफ वाटर, वेरियस एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वाटर। इरिगेशन के लिए हम जो भी सोर्सेज यूज़ करते हैं, जिन सोर्सेज से हमें पानी मिलता है, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सोर्स तो जो पहले डिस्कस हो चुका वो रेन वाटर है, बारिश का पानी। ये सबसे मेजर सोर्स है हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरह ऐसे मुल्कों को ज़ाहिर है कि ये सबसे मेजर सोर्स है और फ्री का सोर्स है कि बारिशें होती हैं, इस पर कोई ख़र्चा नहीं होता, बाई नेचर बारिशें होती हैं, ठीक है। वाटर साइकिल चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, पानी यही जो है ना रीसाइकिल होता रहता है।
तो रेनफॉल जो है ये सबसे बेस्ट सोर्स है इरिगेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि इस पर कोई ख़र्चा नहीं होता, ठीक है, ये फ्री में सोर्स मिलता है बाय नेचर। तो रेनफॉल सबसे पहला सोर्स। बारिश का पानी जो है ये मुख्तलिफ़ शक्लों में, मतलब जो कि हिली एरियाज़ में ग्लेशियर्स के ऊपर अगर पड़े तो वो स्नो की शक्ल में गिरता है, ठीक है। उसके बाद बाकी मैदानी इलाकों में भी ये पानी की शक्ल में आपको बारिश मिलती है, और वही पानी आपकी फसलों के लिए यूटिलाइज़ हो जाता है। अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करो, उन्हीं को हम क्या कर लेते हैं, रिजर्वायर में स्टोर कर लेते हैं। उसी रिजर्वायर से हम बिजली भी पैदा करते हैं, उसी रिजर्वायर से हम इरीगेशन चैनल में इस पानी को ले जाके क्या करते हैं, फसलें काश्त कर सकते हैं। फिर दूसरा जो सोर्स है वो सरफेस वाटर। यही बारिशी पानी क्या होता है, झीलों और दरिया की शक्ल में और समंदर की शक्ल में हमें नज़र आता है, जो सरफेस पे नज़र आता है, ठीक है। तो जो हमें ज़मीन की सरफेस के ऊपर नज़र आ रहा है पानी, जिस शक्ल में भी है, जो दरिया की शक्ल में है, किसी नदी नाले की शक्ल में है, तो ये सारा पानी हमें सरफेस वाटर में हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी हम इरिगेशन सिस्टम के लिए पानी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है इसका सोर्स वो है सब सरफेस वाटर। सब सरफेस वाटर आपके हिली एरियाज़ में तो इतना यूज़ नहीं होता, बाहर मैदानी इलाकों में जहाँ पे चावल वगैरह की फसल काश्त होती है, वहाँ पे इस सोर्स को यूज़ किया जाता है। नीचे ज़ेर ज़मीन पानी जो है, जो कि इसी वाटर साइकिल का पानी, जो कि पहाड़ों के ऊपर बारिश वगैरह का पानी पड़ा और वो मूव करते हुए दरियाओं और नदी नालों में आया, और कुछ हिस्सा जो होता है वो पेनिट्रेट करता जाता है मुख्तलिफ़ किस्म की सॉइल, जब सैंडी सॉइल आती है या क्ले वगैरह, तो उसमें पेनिट्रेट करता है ज़ेर ज़मीन। ज़ेर ज़मीन फ़्लो करता है, ज़ेर ज़मीन फ़्लो करके तो ये वाटर टेबल बनाता है। इस वाटर टेबल से पानी यूज़ के लिए इस्तेमाल के लिए बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए पंप यूज़ करना पड़ेंगे हमें। तो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम भी इसको हमने डिस्कस किया। तो इस वाटर टेबल से हम क्या करते हैं, एक बोर या होल करके तो यहाँ से पंपिंग के थ्रू, पंप्स के थ्रू पानी जो है वो बाहर निकालते हैं और अपने इरिगेशन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये टोटल वाटर जो है समंदर से लेके ये सारा वाटर साइकिल का ही हिस्सा होता है, जो बादलों की शक्ल में आपके पास मौजूद होता है, और वो बादल जब हिली एरियाज में पहुंचते हैं तो स्नो की शक्ल में या रेन की शक्ल में फॉल करता है, ठीक है, और यही मूव करते करते रिसाइकल होता है। ये एक वाटर साइकिल भी डिस्कस हो चुका है सेकंड ईयर में। तो आज हमारा ये चैप्टर इरिगेशन का कंप्लीट होता है। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सेकंड चैप्टर का होगा, जो कि सेकंड चैप्टर हमारा पाकिस्तान में आबपाशी का निज़ाम है, इरिगेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, उस पर डिस्कस करेंगे।